हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनाव भरे हैं। एक तरफ इजराइल फ़िलिस्तीन जंगबंदी के बावजूद टेंशन जारी है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का इराक़ी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ टकराव बढ़ रहा है। इस सब के बीच अमेरिका और इजराइल किस बेचैनी से गुजर रहे हैं, उसका अंदाज़ा इन दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स की वाशिंगटन में कल हुई मुलाकात से लगाया जा सकता है। इस मुलाकात में इन लीडर्स के मुताबिक ईरान के बढ़ते ख़तरे के बारे में बात हुई है। साथ ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इजराइल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लिखे गए ख़त से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इन अरब मुल्कों को बहुत अच्छी तरह ये समझाया गया है कि उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा ईरान है। आज हम इस एपिसोड में ये भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट इजराइल के नौकर की तरह से क्यों बिहेव करता है, आखिर इसका राज क्या है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां व्हाइट हाउस में इजरायली प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने ईरान को सख्त धमकी दी है। बाइडेन ने इजराइल के प्रेसिडेंट को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार ईरान न्यूक्लियर समझौते में शामिल हो, लेकिन वो ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मिडिल ईस्ट में सीरिया इराक बॉर्डर के नज़दीक अमेरिका के ज़रिए मंडे को किए गए हवाई हमलों का भी बचाव किया है। एसोसिएटेड प्रेस और एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मंडे 28 जून को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन से मुलाकात की और ईरान पर अपना सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि हालांकि उनकी हुकूमत 2015 के न्यूक्लियर समझौते में शामिल होना चाहती है, लेकिन वे न्यूक्लियर हथियारों के बारे में सख्त हैं। ओवल ऑफिस में इजराइल के प्रेसिडेंट रिवलिन के साथ बैठे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ईरान को मेरी देखरेख में कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं मिल सकते। ईरान के साथ वियना में होने वाली न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। 2018 में उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर समझौते से अलग कर लिया था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने समझौते को बहाल करने के लिए ईरान समेत 6 मुल्कों के साथ बातचीत शुरू की हुई है। अब यूरोपीय मुल्कों की मदद से अमेरिका समझौते में फिर से शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापसी के लिए की जा रही कोशिशों की इजराइल भरपूर मुखालिफत कर रहा है। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद इजराइल के प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन ने अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि वो ईरान पर अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान से मुतमईन है और दोनों मुल्कों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि ये रिवलिन का इजराइल के प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका का आखिरी दौरा है, क्योंकि यहूदी एजेंसी के सरबराह इसाक हेर्जोग 9 जुलाई से नए प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने वाले हैं। इस मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें जल्द ही इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से मिलने की उम्मीद है। इससे पहले व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने कहा कि दोनों लीडर्स मुलाकात के लिए मुनासिब तारीख पर बात कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 13 जून को ओहदा संभाला है। इजराइल की मौजूदा कोalition सरकार अलग अलग सियासी नज़रियात वाली 8 पार्टियों से बनी है, जिनमें राइट विंग नेशनलिस्ट यमीना पार्टी से लेकर अरब इस्लामिक कंजर्वेटिव राम पार्टी तक शामिल हैं। 120 मेंबर वाले नेसेट यानी पार्लियामेंट में हुकूमत वाले कोalition की पार्टियों के कुल 61 मेंबर्स हैं। इजराइल के प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद अखबार वालों से बात करते हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरान की सपोर्ट वाले मिलिशिया ग्रुप्स पर अमेरिका के हवाई हमलों का बचाव किया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कुछ मेंबर्स का ख्याल है कि इस तरह के हवाई हमले कांग्रेस के बाकायदा मंजूरी के बिना गैर कानूनी है। हालांकि बाइडेन ने रिवलिन के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि मेरे पास इसका हक मौजूद है।
अमेरिका और इजराइल के लीडर्स की मुलाकात के डायनामिक्स समझने के लिए इन दोनों मुल्कों के बीच एक खुफिया समझौते को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको इसी साल फरवरी में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दी थी जो मीडिया में आम तौर से मिलना बहुत मुश्किल है। आम तौर पर यह समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट इजराइल के न्यूक्लियर बमों के मामले पर क्यों खामोश रहता है, और अगर कोई दूसरा मुल्क भी ऐसा करना चाहे तो अमेरिका उसकी मुखालिफत करता है। आपको हमने बताया था कि जो बाइडन ने जनवरी में ओहदा संभालने के बाद गैर मुल्की लीडर्स को फ़ोन करने की सीरीज़ में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी देर के बाद 17 फरवरी को फ़ोन किया था। इस पर वाशिंगटन के कुछ जानकार सोर्सेज ने नतीजा निकाला था कि इस सर्द मिजाजी का मतलब यह है कि बाइडन ने अभी तक उस खुफिया ख़त पर दस्तखत नहीं किए हैं जिसमें इजराइल हर एक अमरीकी प्रेसिडेंट से मांग करता है कि वो जब भी इलाके में परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन समझौते के मामले पर बात करें तो इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र नहीं करें। कई दहाइयों से अमेरिका का हर प्रेसिडेंट इस इलाके में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव पर रोक लगाने पर जोर देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। इस सिलसिले में 2018 में न्यूयॉर्कर अखबार में छपे एक आर्टिकल में एडम एंटोस ने बताया था कि बिल क्लिंटन के बाद से हर अमेरिकी प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में आने के बाद इजराइल के एक सीक्रेट खत पर दस्तखत करने होते हैं। इसके ज़रिए से अमेरिका के हर नए प्रेसिडेंट को इजराइल से वादा करना होता है कि वो अपनी हुकूमत के दौरान न्यूक्लियर हथियारों के बारे में इजराइल पर दबाव नहीं बनाएगा। इसी वजह से अमेरिका इंटरनेशनल फोरम्स पर इजराइल की मदद करता रहा है और वो उसके न्यूक्लियर हथियारों पर बहस नहीं होने देता। इस तरह इजराइल की तरफ से भेजे जाने वाले खुफिया खतों के नतीजे में अमेरिकी सरकार इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं जानने का ढोंग करती है और अपनी ही आंखों में धूल झोंकती रहती है। न्यूयॉर्कर अखबार ने लिखा था कि अमेरिका में सोर्सेज का कहना है कि अगर कोई सरकारी अफसर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में ज़बान खोलता है तो उसे ऐसी सज़ा दी जाती है कि फिर कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको याद दिला दूं कि जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त बहुत ही दिलचस्प वाक़या पेश आया था। इस मौके पर एक जर्नलिस्ट हेलेन थॉमस ने पूछ लिया था कि क्या उन्हें मिडिल ईस्ट में किसी न्यूक्लियर ताकत के बारे में जानकारी है। ओबामा के जवाब से ऐसा लगा कि उनके पास पहले से ही इस सवाल का जवाब तैयार था। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं परमाणु हथियारों के बारे में अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक समझदार इंसान के लिए जब तक कोई बात यकीनी नहीं होती वो इस बारे में बात नहीं करता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट के इस तरह के बयान से बाकी सरकारी अफसर भी समझ जाते हैं कि इस मामले पर कोई बात नहीं करनी है। विकिपीडिया के मुताबिक इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ही नज़दीकी हैं। 1960 की दहाई से अमेरिका इजराइल का बहुत मजबूत सपोर्टर रहा है। इसने इजराइल और उसके पड़ोसी अरब मुल्कों जॉर्डन, लेबनान और मिस्र के बीच अच्छे ताल्लुकात को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया था। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए 2020 के अब्राहम समझौते में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ इजराइल के नॉर्मल ताल्लुकात कायम कराए गए हैं। अमेरिकी सरकार की फॉरेन पॉलिसी में इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं। 1985 के बाद से अमेरिका ने इजराइल को सालाना मदद के तौर पर तकरीबन $3 अरब दिए हैं, जो 1976 से 2004 तक सालाना अमेरिकी मदद का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। हाल ही में 2019 में अमेरिका ने इजराइल को 3.8 अरब डॉलर की फौजी मदद दी थी। इजराइल को अमरीकी कर्ज गारंटी के तौर पर तकरीबन $8 अरब का फ़ायदा भी मिलता है। आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका, जिन्हें ईरान के लीडर्स इलाके का नासूर और दुनिया का बड़ा शैतान कहते रहे हैं, उन मुल्कों के लीडर्स ने अपनी मुलाकात के दौरान ज़्यादा वक्त ईरान के ख़तरे के बारे में ही खर्च किया है। अब ईरान अकेला ख़तरा नहीं है, बल्कि इराक़, सीरिया और लेबनान और
उनके साथ यमन के हूती भी सियासी नज़रिए के लिहाज से ईरान को ही दुरुस्त मानते हैं। इन हालात में जबकि इजराइल को फ़िलिस्तीनी और इलाके के रेजिस्टेंस ग्रुप से ख़तरा बढ़ रहा है और अमेरिका के लिए भी वही नज़रिया बड़े ख़तरे के तौर पर सामने है, ये दोनों मुल्क इस ख़तरे से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। मौजूदा हालात में ये बात साबित हो चुकी है कि अब अमेरिका और इजराइल के हथियारों से बेहतर हथियार ईरान और उसके सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस ग्रुप्स के पास हैं। ऐसा लगता है कि इन हालात में इजराइल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुल्कों से ताल्लुकात कायम करके ईरान के ख़तरे से निपटने की कोशिश की जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इजराइल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कल लिखे गए ख़त से तो ये बात साफ़ है कि इन अरब हुकूमतों ने यह समझ लिया है कि ईरान अरब मुल्कों अमेरिका और इजराइल का दुश्मन है। बिन सलमान ने इजराइल से ईरान मुखालिफ कोशिशों को जारी रखने की भी ताकीद की है। साथ ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लेपिड को यूएई के दौरे के लिए जहाज़ को गुजरने की इजाज़त देते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए रजामंदी कर ली है। इन हालात में लगता है कि सऊदी अरब जल्द ही इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेगा। ऐसे में तो लगता है कि इजराइल और अमेरिका अरब मुल्कों को दूध देती गायों की तरह एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो ईरान की बढ़ती ताकत को कंट्रोल कर सकेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार हालात पर नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।